नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जैसे कल हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने सेक्स और जेंडर में क्या अंतर होता है, तो उस अंतर को बताया था। और इसके बाद बताया था महिला एवं लिंग अध्ययन क्यों जरूरी है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जिसके कारण हमको महिला और लिंग का अध्ययन करना पड़ा। ये सब चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके थे और आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जो लिंग विभेद है समाज में, जो लिंग विभेद देखा जाता है, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं और लिंग विभेद के खिलाफ जो कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं, तो हमारे संविधान में कौन से नियम कानून बनाए गए हैं उनको देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हम लिंग विभेद कैसे समाप्त कर सकते हैं, तो इसी बुक के आधार पर देखेंगे, इसी बुक को रिफरेंस मानकर देखेंगे। बुक का नाम आप देख सकते हैं, लिंग विद्यालय एवं समाज, ये बुक का नाम है। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसके जो राइटर हैं, तो इसके राइटर हैं डॉक्टर दीप्ति जैन, जो कि शिक्षा विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस बुक का हम रेफरेंस लिए हैं। आप चाहें तो इस बुक को फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। तो देखिए, कल हम चर्चा कर चुके हैं कि सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है, महिला एवं लिंग अध्ययन क्यों जरूरी है, और उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे और देखेंगे कि जो लिंग विभेद होता है, जो मतभेद है समाज में, उसका कारण क्या है और हम लिंग विभेद को कैसे समाप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता चले कि हमारे समाज में अभी भी क्या क्या चीज़ें चल रही है जिनको समाप्त करना आवश्यक है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं इसी बुक में। तो हम फर्स्ट जो चैप्टर था लिंग अध्ययन, उसको देख लिए थे पूरी तरह से। अब दूसरा जो चैप्टर है लिंग एवं संबंधित विभेद, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए, इसमें है लिंग का अर्थ, लिंगी विभेद, लिंग विभेद के प्रकार, लिंग विभेद के प्रमुख कारण, लैंगिक असमानता के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं तो डायरेक्ट हम अध्याय 2 में चलेंगे। अध्याय 2 में देखिए, हाँ, ये आ गया अध्याय 2। तो इस अध्याय में सबसे पहले तो लिंग एवं संबंधित विभेद दिया है। और देखिए, इसका जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। लिखा है, अनेकता में एकता। हमारा भारत देश एक घनी आबादी वाला देश है। यह कई स्तरों पर नए नए रूप और संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ है, तो इसको बना लीजिएगा। यहाँ कई स्तरों पर नए नए रूप और संस्कृति देखने को मिलती है। भारतीय जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा स्त्रियों का है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह बहुत ही चिंतनीय है कि महिलाओं को बराबरी से नहीं आंका जाता है, या कह सकते हैं न उनकी हालत में कोई सुधार हुआ है। प्राचीन काल से ही स्त्री को दया, त्याग, प्यार एवं विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में देखा गया है, परंतु अभी भी नारी को एक अबला ही समझा जाता है। स्त्रियों को अपनी यह दशा स्वीकार नहीं है, क्योंकि स्त्रियां भी राष्ट्र की प्रगति में बराबर से हिस्सेदारी रखती हैं। अतः आज के समय भी यह जरूरत है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए लिंगी भेदभाव को मिटाना होगा। यह भेदभाव केवल हमारे राष्ट्र में
ही नहीं अपितु पूरे विश्व में देखने को मिलता है। दोस्तों देखिए, देश को आज़ाद हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, 75 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। फिर भी देखा गया है कि जो हमारा देश है, और हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व की यदि बात करें, तो देखिए स्त्री और पुरुष तो बराबर भागों में रहते हैं, लेकिन जो सर्वे सर्वा जो श्रेष्ठ समझा जाता है वो पुरुष वर्ग को ही समझा जाता है, जो कि संविधान के हिसाब से और न्याय दृष्टि के हिसाब से भी बिल्कुल भी गलत है। कहीं भी आप लिंगी भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि एक पुरुष जितना समर्थशाली है उतना ही समर्थशाली एक स्त्री भी है। तो यहाँ आपने इंट्रोडक्शन देखा, और यहाँ एक शब्द देखिए कि परंतु अभी भी नारी को एक अबला ही समझा जाता है, मतलब कमजोर ही समझा जाता है। नारी को ये समझा जाता है कि ये कहीं भी जाएंगे तो कुछ भी होगा इनके साथ, तो ये अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, ऐसा आज भी समाज में व्याप्त है। तो ये आपने इंट्रोडक्शन देखा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए लिंग का अर्थ दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ जेंडर। तो यहाँ लिखता है कि लिंग एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवधारणा है। इसका संबंध पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित गुणों, व्यवहार के तरीकों, भूमिकाओं से है। यह समय के साथ संस्कृति के साथ यहाँ तक कि एक परिवार से दूसरे परिवार में बदल सकता है। कहने का मतलब है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है, ठीक है, वही लिंग का अर्थ है। यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कि आप जननेंद्रिय को देखकर ये निर्णय कर लें कि यही स्त्री या यही पुरुष है। ऐसा आप नहीं कर सकते। इसमें जो इनका गुण है, इनका जो व्यवहार है, इनकी जो भूमिका है, इनकी जो संस्कृति है, इनका जो रहन सहन है, उसको देखकर परख कर आप ये तय करेंगे कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। समानता व्यक्ति या मानव दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष, जिसमें बचपन में बालक या बालिका कहा जाता है। बचपन में उनकी संरचना में ही अंतर नहीं होता, बल्कि दोनों की रुचियों, अभिवृत्ति और कार्यों व आदतों में भी अंतर देखने को मिलता है। बिल्कुल देखने को मिलता है, जैसा परिवेश उनको मिलेगा उसी प्रकार से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। साधारणतया लिंग की परिभाषा जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। यहाँ यदि एक लाइन में परिभाषित करेंगे तो जिससे किसी स्त्री या पुरुष होने का पता लगता है उसी को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखता है आगे, हम समाज में एक बालक व बालिका को धीरे धीरे आदमी और औरत के रूप में उसकी पुरुषोचित या स्त्रियोचित विशेषताओं के साथ बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, कोई समाज में मान के चलिए बालक या बालिका का जन्म हुआ तो उसको धीरे धीरे आदमी और औरत के रूप में आप स्त्रियोचित या पुरुषोचित विशेषताओं के साथ बड़ा कर सकते हैं। उनके गुण, व्यवहार के तरीके, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, अधिकार और उम्मीदें भी अलग अलग होती हैं। आगे देखिए, लिंग की पहचान जन्म से ही जैविक रूप से मिलती है, परंतु औरतें व आदमी की लिंग पहचान सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मिलती है, अर्थात उनकी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक भूमिकाएं तय होती है। तो ये बताने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ कि उनका जो व्यवहार है, उनकी जो भूमिकाएं हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनका अधिकार जो है, उनका उम्मीद जो है, सब में अलग अलग होती है, और इन्हीं को देखते हुए इनका जो पहचान किया जाता है आदमी और औरत के रूप में किया जाता है। कई विद्वानों ने लिंग का संबंध संस्कृति से कहा है, अर्थात लिंग का तात्पर्य उन सामाजिक श्रेणियों से है जिसमें आदमी व औरत पुरुषोचित व स्त्रियोचित रूप ले लेते हैं। लोग नर है या मादा उसका पता शारीरिक प्रमाण से किया जाता है। ठीक है, जैसे जननेंद्रिय को देखकर, उनके शरीर को देखकर नर या मादा का आप पता लगा सकते हैं, परंतु इसको सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार ही स्वीकार किया जाना चाहिए जो समय व स्थान के साथ बदलते रहते हैं। लिंग की परिवर्तनशील सच्चाई को स्वीकारा जाना चाहिए। तो ये जो है
लिंग की परिभाषा आप समझे होंगे कि एक तो बायोलॉजी के हिसाब से जिसमें शारीरिक प्रमाण होता है, शरीर को देखकर आप बता सकते हैं, और एक जो है जो शालिंग है, जो समाज से प्राप्त होता है, पुरुषोचित व स्त्रियोचित, उनके गुण व्यवहार को देखकर आप पता लगाएंगे। आगे देखिए, लिंगी विभेद, जेंडर वाइज। तो जेंडर वाइज क्या है? तो देखिए, लिंगी विभेद का अर्थ है लैंगिक असमानता, अर्थात बालक व बालिकाओं के मध्य लिंग भेद, जिसके कारण लड़कियों व लड़कों में भेद किया जाता है, जैसे लड़कियों एवं लड़कों की शिक्षा एवं उनके पालन पोषण में अंतर। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे पितृसत्तात्मक राज्य है या देश है पितृसत्तात्मक, तो वहाँ लड़कों को अधिक महत्व दिया जाएगा और लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। लड़कों का पालन पोषण अच्छे परिवेश में किया जाता है, जबकि लड़कियों का जो पालन पोषण है वो अलग ढंग से किया जाता है, तो उसमें अंतर देखने को मिलता है, इससे वो पिछुड़ जाती हैं। लिंग भेद इन दोनों में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। यह प्रथा है कि जीवित पुत्र का केवल मुख देखने से ही कई पापों व नरक से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे जो धार्मिक जो देश होते हैं, जैसे हमारा भारत देश भी एक धार्मिक देश है, ठीक है, तो यह भी मानता है कि जैसे कोई जीवित पुत्र है, उसका मुख देख लो तो वो क्या होता है, पाप व नरक से मुक्ति मिल जाती है उससे। यह भी मानना है कि बालिकाओं का कई प्रकार से सुरक्षा करनी पड़ती है, अतः बालक को ही कुल का श्रेष्ठ श्रेष्ठ समझा जाता है, जिससे बालिकाओं को उपेक्षित किया जाता है। ये विभेद ही लिंगी विभेद कहलाता है। तो लिंग विभेद का आप मतलब समझे होंगे, जैसे लड़कियों और लड़का है, उनका रहन सहन अलग प्रकार से उनको दिया जाता है, उनको अलग अलग प्रकार का वातावरण दिया जाता है। मान लीजिए एक लड़का है तो आप गेम में ही देख लीजिए, उसके लिए क्रिकेट का सामान लाया जाएगा, बैट और बल्ला लाया जाएगा, लेकिन जो लड़कियां हैं तो उनके लिए खेलने के लिए गुड़िया लाया जाएगा। तो परिवार से ही एक लिंगी विभेद स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि लिंगी विभेद क्या है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है, लिंगी विभेद के प्रकार। तो देखिए, जैसा कि उपरोक्त में बताया जा चुका है कि लिंग भेद वर्तमान ही नहीं अपितु बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। यह केवल भारत में ही नहीं अपितु संसार में कई अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। रंग, जाति, भाषा, वेशभूषा, इन सभी के आधार पर लिंग विभेद किया जाता है। जैसे रंगमय विभेद, ठीक ना, मान के चलिए कोई काला है, कोई गोरा है, ठीक है ना, तो इस हिसाब से यहाँ लिंग विभेद किया जाता है। भाषा संबंधी विभेद, मान के चलिए कोई हिंदी बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है, ठीक ना, तो उसके आधार पर भी विभेद देखने को मिलता है। सांस्कृतिक विभेद, जैसे उनकी जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं के आधार पर भी विभेद होता है। आर्थिक विभेद, जैसे जिसके पास धन अधिक है, जिसके पास धन नहीं है, तो उनमें भी देखने को मिलता है विभेद। जाति संबंधी विभेद, जाति संबंधी जैसे कोई आदिवासी है या कोई सवर्ण है या कोई दलित है, तो इसमें भी विभेद देखने को मिलता है। आगे देखा जाए तो आगे लिखता है इसमें कि प्रजाति संबंधी विभेद, ठीक ना, अलग अलग आप ही देखेंगे कि कई प्रकार के प्रजाति हैं, उनमें विभेद अलग अलग के मत होते हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी मान्यताएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के रहन सहन होती है, उसमें विभेद पाया जाता है। स्थान से संबंधित विभेद, जैसे मान के चलिए आप उत्तरी भारत के हैं और कुछ लोग दक्षिणी भारत के हैं, तो उनका जो रहन सहन होगा वो बिल्कुल अलग होगा और उसी के आधार पर उनमें विभेद देखने को मिलेगा। तो ये 8 प्रकार के विभेद इसमें बताया गया है। ये सभी विभेद प्रगति के अवरोधक हैं, जो मानवता व राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है, परंतु लिंग में विभिन्नता के कारण ही अनेक कन्याओं को भ्रूण अवस्था में ही खत्म कर दिया जाता है। अगर जन्म हो भी जाए तो उन्हें हमेशा जीवन में इस लिंग विभेद का कभी न कभी सामना करना ही पड़ता है। ये लिंग विभेद इतना ज़्यादा छाया हुआ था एक समय हमारे देश में कि जो कन्या भ्रूण है, तो कन्या भ्रूण का गर्भ में ही हत्या कर दिया जाता
जाता था। इसीलिए जो जांच होता था एमनियोसेंटेसिस, उसमें जो शासन है, शासन ने रोक लगाया हुआ है, बैन लगाया हुआ है। आगे देखिए, लिंग विभेद के प्रमुख कारण। तो लिंग विभेद के कारण क्या है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो भारतीय परंपरा देखेंगे, इंडियन रिचुअल। तो इंडियन रिचुअल में देखेंगे, हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पुत्र को मुक्ति का निमित्त बताया गया है। जैसे कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो आपका बेटा है, बेटा ही आपको मुक्ति दिलाएगा, बेटा ही आपको तारने वाला है। पुत्री को पिता को अग्नि देने के अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसके कारण पुत्र को ही महत्व दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है। और आप जमीनी लेवल पे भी देखेंगे, आज भी भारत देश में पिता पिता को अग्नि देने का अधिकार पुत्र को ही होता है, लड़के को ही होता है, बेटी को नहीं होता है। वंश चलाने में भी पुत्र को ही प्रधान माना जाता है। इस सभी परंपराओं को भारतीय समाज पूर्ण रूप से, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी मानते हैं। अथर्ववेद में बताया गया है कि बाल्यकाल में स्त्री को पिता के अधीन, युवावस्था में पति के व वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार स्त्री को परंपराओं के नाम पर बलि चढ़ा दिया जाता है या बलि चढ़ा दिया गया है। ठीक है भाई, कोई स्त्री है तो बाल्यावस्था में पिता के अधीन क्यों रहेगा, युवावस्था में अपने पति के अधीन क्यों रहेगा, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अधीन क्यों रहेगा। जबकि एक स्त्री पूर्ण सक्षम है अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के लिए, फिर भी इस प्रकार से उनके ऊपर ये सारे जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं को थोपा गया है। आगे देखिए, दूसरा जो पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक कुप्रथाएं। तो सांस्कृतिक कुप्रथाएं, हमारे रीति रिवाजों में ये कुप्रथाएं देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ रीति व परंपराओं को करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, स्त्रियों को नहीं। इसमें पुरुष प्रधान भूमिका निर्वाह करते हैं और महिलाएं गौड़। यह समस्या केवल एक वर्ग या समुदाय के स्त्री पुरुष की न होकर लिंगी समस्या बन गई है। ठीक है, सांस्कृतिक कुप्रथाएं जैसे देखेंगे, कुछ भी बहुत सारे काम हैं, उसको चाहे वो पुरुष करेगी, जो काम पुरुष करेगी उसको महिला नहीं करेगी, और जो महिला करेगी उसको पुरुष ने, ऐसे जो है कुप्रथा हमारे समाज में फैली हुई है और इसको थोपा गया है। इससे क्या है कि जो लिंगी समस्या है वो और भी अधिक बढ़ गई है। अगला क्या है, सामाजिक कुरीतियाँ। जैसे हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ हैं, जैसे बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह पर रोक हो गया, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, छेड़खानी आदि, जो प्राचीन समय से ही हमारे समाज में व्याप्त है। इन सभी की जड़ें हमारे समाज की प्रगति में बाधक हैं। इस स्थिति में लोग लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को पसंद करते हैं, जिससे वे सामाजिक कुप्रथाएं भी लिंगी विभेद का कारण बन जाती है। और आज भी आप देखेंगे, जो लड़कियां होता है, जैसे वो बड़ी होती हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, तो उनका घूमना फिरना जो है, बिल्कुल परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। जबकि जो लड़के होते हैं वो किसी भी टाइम कहीं भी चला जाए, उसको हमारा समाज जो है स्वीकार करती है, जो कि ये हमारे समाज की सामाजिक कुरीतियां हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आर्थिक स्तर निम्न होना। ये भी एक कारण है लिंगी विभेद का। निम्न आर्थिक स्तर वाले परिवार भारत में बहुतायत में है। ऐसे में श्रम की दृष्टि से बालकों को महत्व दी जाती है, जिससे वे आय जुटा सकें। लड़कियों का पालन पोषण पराया धन समझकर ही किया जाता है। माता पिता अपनी कमाई का बड़ा भाग लड़की के विवाह में दहेज के रूप में देते हैं, जबकि लड़के के साथ ऐसा नहीं करना पड़ता। ये लैंगिक विभेद को जन्म देती है। जो लड़की और लड़के के बीच का जो भेद है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लड़कों का पालन पोषण जो है अलग तरीके से किया जाता है कि वो अपना है, और लड़कियों का जो पालन पोषण है वो पराया धन के रूप में समझकर किया जाता है,
जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में जैसे लड़कियों का शादी होता है तो दहेज के रूप में लड़कियों के विवाह में बहुत सारा क्या दिया जाता है, धन दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि लिंग विभेद को बढ़ावा देती है। आगे आप देखेंगे तो अगला पॉइंट है अशिक्षा। तो अशिक्षा ये सबसे बड़ा कारण है, नॉन एजुकेशन, जो कि लिंग विभेद को बढ़ावा देती है। तो इसका पॉइंट देखिए, पढ़ते हैं, अशिक्षा भी लिंग विभेद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुराने विचारों, मिथक व अंधविश्वासों पर लोग पहले के जैसे ही कायम रहते हैं, बिना किसी तर्क के उसका पालन करते हैं। परिणाम स्वरूप परिवारों में लड़कों की अधिक महत्व लड़ लड़की से अधिक महत्व लड़के को दिया जाता है। देखिए, जैसे पुराने विचार हैं, पुराने अंधविश्वास है, पुराना पाखंड है, तो उसमें लड़की को कम महत्व दिया जाता है, जबकि लड़के को अधिक महत्व दिया जाता है। उससे सभी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है। लड़की का पालन पोषण पराया धन समझकर किया जाता है। शिक्षा से लोगों में कुछ बदलाव लाए हैं। अब लड़कों की तरह ही लड़कियों को भी वही जगह दी जाती है। दोनों को समान समझा जाने लगा है। लड़कियों को अगर अवसर दिए जाएं तो वह हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी भूमिका को निभा रही है। अब शिक्षा से यह समझ में आ गया है कि बेटी के शिक्षित होने से ही समाज व राष्ट्र का हित है। तो दोस्तों, जब तक हमारा संविधान नहीं आया था तब तक हमारे देश में लड़कियां शिक्षित बिल्कुल भी नहीं थी। जब से हमारा संविधान आया, शिक्षा का अधिकार मिला, तब से संविधान में क्या किया गया कि लड़के और लड़कियों को बराबर हक देने की बात की जाने लगी। तब से लड़कियों का शिक्षा बढ़ा और आज आप देखेंगे कि जो लड़कियां हैं वे भी अच्छे अच्छे वर्क कर रहे हैं, अच्छे अच्छे समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, तो अगला पॉइंट है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या भी बहुत बड़ा कारण है लिंगी विभेद का। तो देखिए, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ लड़कों को अधिक महत्व देने के कारण लड़कियों की हत्या भ्रूण में ही करवा दी जाती है। यह लिंग विभेद सरकारी उदासीनता का ही एक कारक है। सरकार भेदभाव करने वालों पर सख्त कदम नहीं उठा रही है। गर्भ में ही भ्रूण की जांच करवाने वालों के प्रति सख्त कदम उठाने चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे भारत सरकार ने तो जो भ्रूण की जांच होती है उस पर रोक तो लगा दी है, लेकिन जो सख्त कदम है, ठीक है ना, वो नहीं उठा रही है। मतलब जो नियम बनाई है उसके प्रति उदासीन है, जिससे अभी भी भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिल रही है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है कुछ मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारक में है, मनोवैज्ञानिक कारक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। लिंग भेद में मनोवैज्ञानिक कारक भी प्रभावित करते हैं। ये सर्वविदित है कि प्रत्येक महिला को प्रारंभ से ही यह बताया जाता है कि पिता व भाई श्रेष्ठ है। बाद में वह दर्जा पति को दे दिया जाता है, अर्थात पुरुष ही श्रेष्ठ है, ऐसा उनके दिमाग में भर दिया जाता है। इसलिए वह स्त्री होकर भी बालिकाओं के जन्म व उनके पालन पोषण का विरोध करती है। ये हकीकत है कि जन्म से ही जो लड़के हैं उनको सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है और महिला को उसी के अधीन रहना सिखाया जाता है। ये बहुत बड़ा कारण है लिंगी विभेद का। ऐसा भी माना जाता है कि महिलाओं को हर तरह से सुरक्षा भी प्रदान करनी पड़ती है, अन्यथा कुछ असामाजिक मामले भी सामने आते हैं। इससे बचने के लिए लोग लड़कों की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। ये सभी संकेतक लिंग असमानता एवं महिलाओं के मूलभूत अधिकारों की ओर से भारत की निराशाजनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए प्रत्येक साल भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है महिला सशक्तिकरण के लिए और धीरे धीरे जो है जागरूकता बढ़ती जा रही है और आगे संभव है कि काफ़ी हद तक जो लैंगिक विभेद है उसको कम किया जा सके। आगे देखिए, आगे जो है शिक्षा प्रणाली में दोष।
ये सबसे बड़ा कारण है शिक्षा प्रणाली में दोष। क्योंकि सही यदि शिक्षा ही नहीं मिलेगा समाज के लोगों को, तो यही सबसे बड़ा कारण है जो लैंगिक विभेद है उसका। भारतीय शिक्षा प्रणाली में कुछ दोष हैं जिसके कारण वह व्यवहारिक जीवन से थोड़ा अलग हट जाती है, जिससे बालिकाओं की शिक्षा में लगा हुआ धन वह व्यय व्यर्थ हो जाता है। इसके कुछ दोष इस प्रकार हैं। लड़कियों के लिए अलग से विद्यालयों की कमी। ये बिल्कुल सही बात है कि यदि लड़कियों के लिए विद्यालय की कमी होगी तो वहाँ लैंगिक असमानता तो बढ़ेगी ही। विद्यालयों का घर से दूर होना, जिससे जो लड़कियां हैं लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। लैंगिक असमानता, हर जगह जो है भेदभाव किया जाता है उनसे। शिक्षण विधियों में कमी, क्योंकि अच्छा शिक्षण विधि नहीं है जिससे अच्छे से उनको समझाया जा सके। शिक्षण उद्देश्य का अपूर्ण होना, कोई भी शिक्षा है तो शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं होता। व्यावसायिक शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या, पाठ्यक्रम में दोष, राजनैतिक अवरोध। तो ये 10 ऐसे कारण हैं जिससे क्या है कि जो जागरूकता है जागरूकता नहीं आ पाती है, जिससे कि लैंगिक विभेद को मिटाया जा सके। आगे देखेंगे कुछ संवैधानिक उपाय हैं, ठीक है, खिलाफ जो भी लैंगिक विभेद होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनिक संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए, लिंग असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता है। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकारित करता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता है जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता है। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो हमारा संविधान है, संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, तो अनुच्छेद 15 जो है वो लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते, इसका बिल्कुल निषेध करता है हमारा संविधान। अनुच्छेद 15(3) में जैसे कोई भी राज्य है, वहाँ का बच्चा है, वहाँ का महिला है, तो उससे आप बिल्कुल भी विभेद नहीं कर सकते, उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, ये हमारा संविधान कहता है। ये जो कानूनी सुरक्षा है, कानूनी सुरक्षा बनाया गया है। आगे देखिए, इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावा विभिन्न सुरक्षात्मक विधान भी महिलाओं के शोषण को खत्म करने और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा पारित किए गए हैं। मतलब जो एक महिला है, महिला का जो शोषण होता है समाज में, तो उसको खत्म करना और समाज में बराबरी का जो हिस्सेदारी है उसको देने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया है। उदाहरण के लिए सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1987 के अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त करने के साथ ही इस अमानवीय कृत कार्य को दंडनीय अपराध बनाया गया है। मतलब जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पुराने समय में सती प्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा में क्या था कि कोई भी पति मर गया तो उसकी जो पत्नी है उसको जबरदस्ती आग के चिता में झोंक दिया जाता था उस मुर्दे के साथ ही। तो इसको 1987 में बिल्कुल हटाया गया।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज की प्रथा को खत्म करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954, अंतरजातीय या अंतरधर्म से शादी करने वाले विवाहित जोड़ों के विवाह को सही दर्जा देने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक विधेयक, कन्या भ्रूण हत्या और कई और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए 1991 में संसद में पेश किया गया, 1994 में पारित किया गया। कहने का मतलब है कि 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये लाया गया, जिसमें 1954 में अंतरजातीय या अंतर धर्म से शादी करने वाले विवाहित जोड़ों को भी सही दर्जा देना और प्रसव पूर्व निदान तकनीक विधेयक और कई तरह के कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो नियम कानून है वो पारित किया गया। इसके अलावा संसद समय समय पर समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार लागू नियमों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत से सुधार करती रही है। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता सॉरी दोस्तों, बाहर से बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी, इसीलिए हम थोड़ा रुक गए थे। तो देखिए, यहाँ भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 304 बी को दहेज केस दुल्हन की मृत्यु का दुल्हन को जलाकर मार देने के कुकृत्य को विशेष बनाकर आजीवन का दंड देने का प्रावधान किया गया है। मतलब यदि दहेज केस में कोई दुल्हन है तो यदि दुल्हन की मृत्यु हो जाती है दहेज प्रताड़ना के कारण या दुल्हन को जलाकर मार दिया जाता है, तो जो दंपत्ति है, जो उसका अपराधी है, उसको आजीवन दंड देने का प्रावधान है। बाहर से बहुत ज़्यादा वॉइस आ रहा है दोस्तों। भारत में महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाए हैं, पर ज़मीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। देखिए दोस्तों, संविधान ने सुरक्षात्मक उपाय तो बना दिया है महिलाओं के लिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। आज भी इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाओं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। पुरुष उन्हें अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं। महिलाओं के साथ अपने खतरनाक स्तर पर है। दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे घरों में एक आदर्श है। ऐसा जो है संविधान में कानून तो बना दिया गया, लेकिन आज भी जो लिंग विभेद है, लिंग विभेद बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, कुछ लोगों में जागरूकता आ रही है। धीरे धीरे करके इसको कम जरूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है हम लैंगिक असमानता कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है संवैधानिक सूची के साथ साथ सभी प्रकार के भेदभाव या असमानताएं चलती रहेंगी, लेकिन वास्तविक बदलाव तो तभी संभव है जब पुरुषों की सोच को बदला जाए। ये सोच जब बदलेगी तब मानवता का एक प्रकार पुरुष महिला के साथ समानता का व्यवहार करना शुरू कर दे, ना कि अपना अधीनस्थ समझे। यहाँ तक कि सिर्फ आदमियों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी आज की संस्कृति के अनुसार अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी और जानना होगा कि वे भी इस शोषणकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक अंग बन गई हैं और पुरुषों को खुद पर हावी होने में सहायता कर रही हैं। तो दोस्तों देखिए, परंपरा के नाम पे, धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे ये तो सिद्ध बात है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं ही बहुत ज़्यादा कट्टर होती हैं। तो इनको जागरूक होना पड़ेगा और आज का जो परिस्थिति है उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि ये जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है हम पर पूरी तरह से हावी हो गया है और इस चीज से हमको निकलना है। इसलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, जहां महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और
आत्मनिर्भर बन सकती हैं, जहां वो अपने डर से लड़कर दुनिया में भयमुक्त होकर जा सकती हैं, जहां वो अपने अधिकारों को पुरुषों की जेब में से निकाल सकती हैं और इसके लिए उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जहां वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा भविष्य व अपनी संपत्ति की स्वयं मालिक बन सकती हैं और इन सब से भी ऊपर उन्हें मनु के समय से लगाई गई सीमाओं से बाहर निकलकर चुनाव करने व अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता मिलती है। तो देखिए दोस्तों, जब तक महिलाएं अपना काम का निर्णय खुद नहीं करेंगी, खुद जागरूक नहीं होंगी, तब तक ये जो लैंगिक विभेद है बिल्कुल भी नहीं मिटाया जा सकता। जब तक उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी नारी सशक्तिकरण का जो योजनाएं हैं वो चला दिया जाए देश में, चाहे कितना भी नियम कानून बना दिया जाए, लेकिन जब तक जिसके ऊपर ये नियम बनाया जा रहा है उसी का सोच नहीं बदलेगा, तो ये जो विभेद है, जो भेदभाव है, कैसे खत्म हो सकता है? तो इसको सोचने की जरूरत है। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सहभागी लोकतंत्र आने वाले समय में और पुरुषों और महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से लिंग असमानता की समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाएगा और हम सभी की सोच व कार्य की वास्तविकता के साथ में सपने में पोषित आधुनिक समाज की ओर ले जाएगा। देखिए दोस्तों, जब तक हमारा जो समाज है वो जागरूक नहीं होगा, जागरूकता ही एक साधन है कि इस जो भेदभाव रूपी भयानक जो जानवर है कह सकते हैं उसको मिटा सकते हैं, उसको मार सकते हैं। और इसका एक ही हथकंडा है कि सभी को शिक्षित होना पड़ेगा और अच्छे से शिक्षित होना पड़ेगा। डिग्री लेना कोई शिक्षा नहीं है, शिक्षा है कि हम जागरूक कितना हुए, हम तर्क कितना कर सकते हैं, हम अपने विवेक का उपयोग कैसे, कहाँ, किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ये है असली शिक्षा। डिग्री तो कोई भी ले लेता है। आज बड़े बड़े डिग्रीधारी ही जो दहेज प्रथा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो बल्कि ये जो दहेज प्रथा है उससे आज जो समाज में जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसको मिटाने में सहयोगी बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही टॉपिक को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल में आप यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।